सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है सर? जी सर। बंधुओं, एक चर्चित प्रकरण विशेष के संदर्भ में मुझे ये बात बहुत पिंच हुई और एहसास हुआ कि सही बात को कहने के लिए, मनवाने के लिए या सिद्ध करने के लिए भी एक ताकत विशेष की जरूरत होती है। वो ताकत राजनीतिक भी हो सकती है, प्रशासनिक भी हो सकती है या कोई और भी हो सकती है। वैसे तो इस थीम के बारे में जो शुरू हो रही है, जो आदरणीय राजकुमार जी ने इसके लिए प्रयास किया है, उस बारे में आदरणीय अजीत जी, महेश जी सभी बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन मैं भी कुछ मन की बात कह रहा हूं। यह तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जीत अंत में सत्य की ही होती है, किंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सत्य है तो उसकी जीत अंतिम क्यों हो, प्रथम क्यों नहीं हो। यदि हम उस सत्य को पूरी ताकत के साथ रखें तो शायद उसकी प्रथम जीत हो जाए, क्योंकि अंतिम जीत तक पहुंचते उसकी कॉस्ट बहुत पड़ जाती है और कई बार असंभव सी भी लगती है। बंधुओं, सत्य ऑलवेज सत्य होता है, किंतु वो किसके द्वारा कहा जा रहा है। एक सामान्य व्यक्ति उस बात को कहे और कोई डेजिग्नेटेड व्यक्ति उस बात को कहे, मेरा ख्याल है कोई एक सामान्य विद्वान या अध्यापक कोई किसी बात को रखे और कोई एसपी, कलेक्टर, मंत्री या कोई डेजिग्नेटेड आदमी उस बात को रखे, सत्य बात कोई, तो मेरा मानना यह है कि वो सत्य तो सत्य रहता है, लेकिन उसके मानने में, पहचानने में, स्थापित करने में अंतर आ जाता है कि वो सत्य किसके द्वारा कहा जा रहा है। मैं इस संदर्भ में बहुत ज्यादा मेरा शास्त्र स्वाध्याय तो नहीं है, किंतु अगर मैं धार्मिक इतिहास की भी बात करूं तो आचार्य प्रवर टोडरमल जी ने सत्य को जो दृढ़ता के साथ रखा और उन्होंने उसको स्थापित करने की कोशिश की, तो उनको जो परिणाम भुगतना पड़ा, अगर वो किसी उच्च ओहदे पे होते तो शायद परिणाम कुछ ऐसा नहीं होता। तो मेरा कहने का आशय यह है कि हमें सत्यवाद को रखने के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी पूरी ताकत, और अगर अच्छे ओहदे के पास वो पहुंच जाते हैं हम, तो वो बात बहुत ज्यादा प्रभावशाली ढंग से रखी जा सकती है। अतः हमारी संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से मैं जो आग्रह करता हूं कि वो अपनी विद्वता से, धर्म प्रचार से कोई भी समझौता ना करते हुए, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि उसको और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए वो ट्रेडिशनल पदों या नौकरियों से आगे अपनी क्षमता एवं रुचि अनुसार अपना रोल चुन सकते हैं। वो रोल एक आईएएस के रूप में भी हो सकता है, वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के रूप में भी हो सकता है, स्टेट जुडिशियल सर्विसेज या अदर जुडिशियल सर्विसेज के रूप में भी हो सकता है, बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में भी हो सकता है, प्रबंधन के क्षेत्र में भी हो सकता है, और यदि रुचि बनती है तो वो राजनीति के रूप में भी हो सकता है। कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी कौन सा रोल चुने, क्या चुने, उसे क्या करना चाहिए, उसे कैसे पूरा करना चाहिए, इन प्रश्नों के उत्तर कोई बहुत जटिल नहीं है। वो समय गया जब एक आईएएस का बेटा या आईएएस का परिवारीजन ही आईएएस बनने के चांस रखता था, या एक जज का बेटा ही जज बनता था। अब सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही इजीली अप्रोचेबल है, सभी जानकारियां नेट पर, गूगल पर अवेलेबल हैं। कोई भी जानकारी नेट से, सामान्य पूछताछ से या कोचिंग वगैरह से प्राप्त की जा सकती है। मैं इसके लिए अपने समाज के लोगों से भी आग्रह करता हूं, आह्वान करता हूं कि वो विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए आगे आएं और उनके इस अच्छे रोल को चुनने में उसकी मदद करें। जहां तक राजकुमार जी ने वेरियस फील्ड्स पर
वेरियस लोगों का जो रखा भी अलग अलग फील्ड के बारे में वो बताएं, तो मुझे ये बताया गया कि मैं जुडिशरी लॉ एवं बैंकिंग के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हो सकती है विद्यार्थियों की, वो बताऊं। तो लॉ और जुडिशरी का जो क्षेत्र है वो बहुत ब्रॉड क्षेत्र है, और मैं तो ये कहूंगा कि जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शायद 3 स्तंभ बताए हैं, तो उनमें न्यायपालिका का जो स्तंभ है वो अल्टीमेट है, क्योंकि वो लॉ की व्याख्या भी करते हैं, डिसीजन भी करते हैं और लॉ बनाते भी हैं। वो अगर कोई प्रशासक, राजनीतिक सरकार है, उनके निर्णयों को बदलने का काम या उनको सही दिशा देने का काम भी कोर्ट करती है, जज करते हैं। कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी भी सरकार के, इवन भारत सरकार के निर्णयों को भी चेंज कर सकती है। तो लॉ की फील्ड बहुत ब्रॉड है, अल्टीमेट है, उसको चुनना चाहिए। बहुत अच्छा क्षेत्र है और वैसे भी वो प्रभावशाली अपना स्थान रखती है। इसमें प्रवेश करने के लिए लॉ में 2 तरह के कोर्सेस होते हैं। एक 5 इयर्स लॉ होती है और एक 3 इयर्स लॉ होती है। 5 इयर्स लॉ 12th के बाद में एडमिशन लिया जाता है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें कुछ बहुत अच्छी रिकॉग्निशन के हैं इंडिया वाइड, जैसे NLU है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस हैं, और भी अच्छे कॉलेज हैं, उनमें एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए क्लैट होता है, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, IPU सेट लॉ भी होता है, एक आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में भी एडमिशन के लिए टेस्ट होता है, लॉ नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस तरह 5 इयर्स में एडमिशन लेने के लिए ज्यादातर कॉलेजेस में तो यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस टेस्ट हैं, किंतु कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो प्राइवेट हैं, जहां उनके खुद के एंट्रेंस टेस्ट हैं या नहीं भी हैं, वहां भी एडमिशन लिया जा सकता है। दूसरा 3 इयर्स है, जो ये 5 इयर्स वाला कोर्स है, इसको इंटीग्रेटेड लॉ भी कहते हैं, जिसमें दोनों डिग्रियां मिलती हैं, BA LLB, BCom LLB, BBA LLB, BSc LLB। तो वो ग्रेजुएट अदर सेक्टर में भी हो जाता है और लॉ का ग्रेजुएट भी होता है। और उसके बाद में 3 इयर्स जो लॉ है उसको ग्रेजुएशन करने के बाद किया जाता है। 5 इयर्स लॉ करने में 1 साल की बचत भी हो जाती है। 3 इयर्स ग्रेजुएशन करने के बाद किया जाता है। उसमें भी कहीं एंट्रेंस टेस्ट हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्व यूनिवर्सिटी है, मुंबई है, राजस्थान में भी राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो ये उसमें टेस्ट के जरिए एडमिशन लिया जा सकता है। बहुत सारे जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, अलबत्ता तो अच्छे कॉलेज में एंट्रेंस के माध्यम से ले सकते हैं, किंतु यदि वो एंट्रेंस के माध्यम से नहीं ले पाते कोई भी कारण से, तो कुछ कॉलेज, काफी कॉलेज ऐसे हैं जहां एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। इसमें जो कैरियर है उसमें स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के रूप में, जैसे राजस्थान में RJS है, MP में MPJS है, दिल्ली में दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज है, ऐसे स्टेट वाइज स्टेट जुडिशियल सर्विसेज है। वही प्रमोशन पा कर वो हाई कोर्ट जज तक और इवन कई बार सुप्रीम कोर्ट जज तक भी पहुंच जाते हैं। फिर इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, और इसमें बैंकों में PSU जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, चाहे वो स्टेट की है चाहे सेंट्रल की है, वो भी लॉ ऑफिसर की जगह होती है, वहां भी वो रिक्रूट हो सकते हैं। RBI में, CBI में, इन सारी जो एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, यहाँ भी SEBI है, उनमें भी लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट होती है। वहां भी वो अपना एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम फाइट करके वो अपना रिक्रूटमेंट ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी लॉ फर्म बनाकर बहुत सारी अच्छी प्राइवेट लॉ फर्म है, वहां वो सर्विस के रूप में, पार्टनर के रूप में वो अपना काम कर सकते हैं। बहुत सारे लॉ नए नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, बहुत ब्रॉड स्कोप है, साइबर लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, बेनामी लॉ है, इंसॉल्वेंसी एक्ट है,
बैंकिंग लॉ है, सरफेसी एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, बहुत सारे एक्ट हैं। तो पर्टिकुलर किसी भी एक्ट में एक्सपर्टाइज करने का भी स्कोप बहुत अच्छा है। प्राइवेट में भी वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। एक वकील का ओहदा भी अच्छा होता है, वो वकील बनते हुए राजनीति में भी आ सकता है। और एकेडमिक के क्षेत्र में कोई प्रोफेसर बनना चाहे तो वो LLM और PhD करके, नेट वगैरह क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर भी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में बन सकता है। मैं ये मानता हूं कि हमारे विद्यार्थियों को इन किसी भी क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में आदरणीय JK जैन साहब ने बहुत कुछ कह दिया। मेरे ख्याल से कोई इसको बहुत ज्यादा मेरे कहने के लिए नहीं बनता है तो उसको। और दूसरी बात यह है कि किसी भी स्कोप के बारे में बच्चा पहले डाइवर्ट हो, अगर मुझे इसके अलावा भी कुछ करना है, तो मैं ये मानता हूं कि उसको जानने में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है। वो तो फिर हमसे वो पूछ सकता है कोई भी बच्चा, मेरी इसमें रुचि है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या स्कोप है, क्या करना है, कैसे करना है। तो वो हम नहीं जानेंगे तो हम किसी को रेफर कर देंगे, किसी से पूछ के बता देंगे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि बच्चा ट्रेडिशनल थॉट से बाहर निकले और वो कुछ ज्यादा करने की सोचे। तो ये जो एक सामान्य धारणा हमारी संस्थाओं में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कई लोग ऐसा कह देते हैं, यद्यपि वो बहुत अच्छी इज्जत पाते हैं, बहुत अच्छा धर्म प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी ये कह देते हैं कि साहब यहाँ तो सिर्फ अध्यापक बनाए जाते हैं, सिर्फ टीचर्स बनाए जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो अगर बच्चे इस लाइन पे चलेंगे, बहुत सारे पोटेंशियल बच्चे हमारे इन संस्थाओं में हैं, तो उस धारणा को भी काउंटर करने किया जा सकता है और हो जाती है। मेरे ख्याल से टोडरमल स्मारक से एक बच्चा कभी IRS बना था, ऐसा मेरा ख्याल है, शायद जानते होंगे पंडित राजकुमार जी। तो ऐसा एक ही बन के क्यों रह गया? मैं समझता हूँ कि कहीं कहीं बच्चों की कमी के साथ साथ मोटिवेटर्स की भी कमी रही है। तो इसको हमें आगे लाना चाहिए और जो स्कोप्स अवेलेबल हैं उनके बारे में बच्चों को समय समय पर बताते रहना चाहिए। और इस जो मुहिम पंडित राजकुमार जी ने, अजीत जी ने और जिन्होंने भी शुरू की है, मैं उनको बधाई देता हूं और इसको जारी रखें। और जो हमारे लोग हैं, कर्ता धर्ता हैं, वो इसमें बच्चों की पूरी मदद करें। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे परिणाम होंगे। दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूं कि रुचि अनुसार कोई बच्चों में यदि स्किल्स हैं तो राजनीति को भी ऑप्ट कर सकते हैं। राजनीति भी एक अच्छा स्कोप है। हमारे जैन समाज में, जैसा मैं जानता हूं, समझता हूं कि ऐसा कोई मंच नहीं है। अन्य समाजों में है, जैसे अग्रवाल समाज में एक राजनीतिक चेतना मंच बनाया हुआ है। लोगों को जो इच्छुक हैं उनमें यदि वो कॉम्पिटेंट हैं, आना चाहते हैं, कोई कमी है तो उसकी पूर्ति करते हैं। टिकट विकेट नहीं मिल रही है कहीं से किसी पार्टी की तो टिकट दिलवाते हैं। तो ऐसा मेरा सुझाव है कि इस लेवल पर भी हमें कुछ करने की जरूरत है। एक समय था, मेरा ऐसा ख्याल है कि कभी लोकसभा में 30, 40, 50 सांसद जैन समाज से हुआ करते थे, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन आज क्या है, गिनती में 1, 2, 3 के ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं है। तो इस पर भी ध्यान दिया जा सकता है और देना चाहिए। तो मैं सभी से, मेरे को मौका दिया, धन्यवाद देते हुए सभी को सादर जय जिनेंद्र। हम आदरणीय डॉक्टर TC जैन साहब को सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि राजकुमार जी ने अथवा हम सब लोग कर रहे हैं। खैर, मन में तो बहुतों के रहा है। अजीत जी ने भी कहा उनके मन में है, मेरे साथ डॉक्टर उमता जी बैठी हुई हैं, इनके मन में वर्षों से था, मेरे मन में था, और भी कई लोगों के। लेकिन सच ये है कि ये कार्यक्रम तो अगर हो रहा है, मैंने पहले मैसेज में अपने सभी ट्रस्टियों को कहा था कि मैं कभी विशेष अवसर पर बताऊंगा, तो अभी बता रहा हूँ कि ये जो प्रेरणा मिली वो आदरणीय TC जैन साहब ने ही करीब 2 माह पहले मुझे फोन करके कहा कि राजकुमार जी आप इस दिशा में कुछ कीजिए, किया जाना चाहिए। करीब उन्होंने 15-20 मिनट मुझे इस संबंध में सारी बात बतलाई और कहा आप ये काम कर सकते हैं तो आप कीजिए। बीच में कोरोना का बहुत काफी प्रकोप चल रहा था, तो मैंने उसको ठंडे बस्ते में रखा। जैसे ही सब जगह से फिर से पढ़ाई का माहौल बनने लगा है, तो तुरंत मैंने उनसे ही बात करते हुए सबसे पहले मैसेज उनसे ही पास करवाया कि ये मैं करना चाहता हूँ, आप कहें बढ़ाऊं इससे आगे। उन्होंने कहा बिल्कुल कीजिए और मैं साथ में हूँ। तो
ये हमारे आदरणीय टीसी जैन साहब, जो कि भरतपुर के रहने वाले हैं, अभी जयपुर में स्मारक के पीछे ही बिल्कुल पास में रहते हैं, नियमित स्वाध्यायी हैं, और उनके माध्यम से ही हम इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए महेश जी। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर टीसी जैन साहब। निश्चित ही एक गोपनीय बात जो हम लोग राजकुमार जी से जानना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम मौका आएगा तब बताएंगे। तो वो वरदानों जैसी बात चल रही थी कि कब वो ऐसा मौका आएगा वो वरदान मांगे जाएंगे। उन्होंने अपने मन से वो बात बता दी कि इसके सारी जो ये बात चल रही है इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आमंत्रण दे रहा हूँ हमारे बीच जिसने मंगलाचरण किया था, जिसे हम प्यार से गुड़िया कहते हैं, सुश्री विपाशा हमारे बीच में जुड़ी हुई है। संस्कृत साहित्य की बहुत मूर्धन्य विदुषी हैं, और कई बार मुझे भी जब कहीं कहीं जरूरत पड़ती है तो मैं इनको फोन लगाता हूँ कि जल्दी से इतनी संस्कृत ठीक करके भेजो, तो वो प्रमाण के रूप में मैं प्रस्तुत कर देता हूँ कि अब इससे सही नहीं हो सकती है, ये सबसे सही चीज लिखी हुई है। तो इसके अतिरिक्त नेट भी वो क्वालिफाइड हैं, और निश्चित ही आगे आप इनको बहुत अच्छे रूप में देखेंगे, बहुत अच्छे जॉब में ये जाएंगी। ये हमारे बीच में, और शिक्षा जगत में जो संभावनाएं हैं, जो प्रायः ये आरोप ही लगता रहता है शास्त्री के बच्चों पर, ये टीचिंग के अलावा और किसी लाइन में नहीं जा पाते हैं, तो इन्हें इसी क्षेत्र के महत्व को सिद्ध करना है कि इसमें भी जाना कौन सा बुरा है और इसमें कितनी अपार संभावनाएं हैं। उसको लेकर के विपाशा जी हमारे बीच में अपने विचार रखेंगे। कुमारी विपाशा, शिक्षा जगत में संभावनाएं, इस विषय पर अपनी हाँ, एक मिनट। सभी को सादर जय जिनेंद्र। और जैसा कि महेश चाचा ने अभी आप लोगों को बोला ही है कि सब लोग यही कहते रहते हैं कि शास्त्री कर रहे हैं तो टीचर ही बनेंगे ना, और तो क्या ही ऑप्शन है। तो ऐसा सब चलता रहता है। इवन हमारे घर में भी अभी 2-3 दिन पहले जब ये बात आई थी कि शिक्षा जगत का बोलना है, तब भी मैंने यही बोला था कि सब शिक्षा शिक्षा की क्यों बात करते रहते हैं जब इतनी सारी संभावनाएं हैं, और ये तो सबको पता भी है कि है ना, ये तो बन ही सकते हैं। फिर भी खैर हम इस बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। मैं प्रयास करूंगी कि हम क्या क्या मतलब मैं अपनी तरफ से क्या क्या